नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। सर, खबरों का रुख करें उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का देवभूमि में धुआंधार प्रचार। ऋषिकेश में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में की रैली, विपक्ष पर साधा जमकर निशाना। ऋषिकेश में आयोजित जनसभा से पहले सीएम धामी ने पीएम मोदी को भेंट किया प्रतीक चिन्ह। उत्तराखंड राज्य के प्रतीक वाद्य यंत्र डमरू को मोदी ने बजा कर देखा। पीएम मोदी के ऋषिकेश आने से पहले सीएम धामी ने त्रिवेणी घाट पर की मां गंगा की पूजा अर्चना। मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने की मां गंगा से की प्रार्थना। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम धामी का फिर होगा बुलडोजर एक्शन। सीएम का आया बयान, कहा अतिक्रमण के खिलाफ बनाया जा रहा है प्लान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी जमीनों पर कब्जे को लेकर दिखाया सख्त रुख। कहा देवभूमि का स्वरूप बदलने की कोशिश नहीं होने दी जाएगी कामयाब। और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने उत्तराखंड की 5 सीटें जीतने का किया दावा। कहा आपको बता दें, उत्तराखंड में राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा जनसभाएं। सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लगने के बाद यह दूसरा मौका है कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड पहुंचे हैं। ऋषिकेश में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के कमजोर नेतृत्व से देश को बहुत मोर्चों पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी रक्षा की गारंटी बन गया है। हमारी सरकार की मजबूत नीतियों ने 370 हटाया है, 3 तलाक खत्म किया है और संसद में महिला आरक्षण लागू किया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस विकास और विरासत की विरोधी है। कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। ये कांग्रेस ही है जिसने पहले राम मंदिर का विरोध किया। हम विकसित भारत के संकल्प का सपना पूरा करना चाहते हैं और अगर देशवासी भी ये सपने को जीना चाहते हैं, विकसित भारत का सपना देखना चाहते हैं, तो उनको कमल खिलाने होंगे। बाकी काम करना मेरी गारंटी है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। आज पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड में भी धूमधाम के साथ ईद का पर्व मनाया गया। आपको बता दें कि आपको बता दें यहां इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम भाइयों ने एक माह तक आपको बता दें रमजान में रोजा रखने के बाद गुरुवार धूमधाम के साथ गुरुवार को ईद मनाई। कोटद्वार के ग्रास्टनगंज स्थित ईदगाह में सैकड़ों मुस्लिम भाइयों ने ईद के मौके पर नमाज अता कर देश में अमन चैन की कामना भी की। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की आपको बता दें मुबारकबाद दी। आज ईद का दिन है, मुबारक दिन है, खुशी का दिन है। तो अभी मैंने नमाज से पहले जो स्पीच दी है उसके अंदर मैंने सबसे बड़ा पैगाम तो यही दिया है नशे के ख़िलाफ़, कि हर आदमी नशे के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए। जो लोग नशा कर रहे हैं वो नशा से तौबा कर लें। सबसे बड़ा पैगाम तो यही दिया। बाकी अमन, चैन, सुकून, सलामती का तो ये पैगंबर है बिल्कुल। ये दिन ही अमन, चैन, सलामती का दिन है। प्यार, मोहब्बत, नफ़रतों को दूर करना और प्यार और मोहब्बत को बढ़ावा देना, इसी का दिन है ये। और आपस में मिलजुल कर इस दिन को मनाना चाहिए, यही पैगाम है मेरा। और मैंने पुरजोर अपील की है, पैगाम दिया, नौजवानों को झंझोड़ा है मैंने कि वो नशे से बाज आ जाए। ठीक है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी में कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने लगातार कांग्रेस नेताओं पर दबाव बनाकर भाजपा में शामिल करने की रणनीति को उनकी डीडी, सीडी और ईडी का कॉन्सेप्ट कहा है। प्रकाश जोशी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं पर दबाव बनाने के लिए सबसे पहले डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट से खरीदा जा रहा है। अगर नेता खरीदने से नहीं आ रहे हैं तो फिर उन्हें सीडी या किसी और चीज से ब्लैकमेल करके उन्हें शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। और यदि तब भी भाजपा कुछ नहीं कर पा रही है तो फिर ईडी का इस्तेमाल कर उनके यहां छापेमारी कराई जा रही है। जोशी ने कहा कि भाजपा के पास जनता के बीच जाने के लिए असल मुद्दे ही नहीं हैं और इस बार हर हाल में भाजपा को जनता सबक सिखाएगी। पहला डीडी मतलब खरीद लो, डिमांड ड्राफ्ट।
उससे भी कोई ना बिके, डरे नहीं, तो सीडी किसी की अगर हो तो, अगर उससे भी कुछ ना हो तो फिर ईडी, सीधा धमकी, उठा लीजिए, केस कर दीजिए। हाँ, अलग बात है कि एक बार ईडी का केस शुरू होता है और जिस पर ईडी का केस चलता है वो अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले तो फिर वो वो जो ईडी की फाइल है वो फिर शांत। चुनाव में यही चल रहा है, उत्तराखंड में कांग्रेस में के साथ यही चल रहा है इस टाइम, भाजपा पूरे देश में सबके साथ कर रही है। जहाँ जहाँ उन्हें लगता है कि तोड़फोड़ करने की ज़रूरत है, डरे हुए लोग ऐसा करते हैं, उनको अपनी हार दिख रही है इसलिए ऐसा करते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड में मतदान के अब 8 दिन ही शेष बचे हैं, लिहाजा युद्ध स्तर पर अब आज से ही कार्यकर्ता घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। इसके साथ ही कई बड़ी रैलियों के आयोजन भी होंगे और प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा उत्तराखंड की सभी 5 सीटों को जीतेगी। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक कार्यकर्ता को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। भारतीय जनता पार्टी का इन 10 दिनों के अंदर 8 दिन रह गए हैं। इन 8 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और घर घर जाकर वोटरों से मिलेगा, निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा और उसके बाद वोटिंग वाले दिन वोट डालने का काम करेगा। जो प्रवासी कार्यकर्ता हैं, बाहर रहते हैं, यहाँ पर नहीं रहते, वोट जहाँ पर उनको लाने का काम करेगा और वोटिंग वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक, जब तक वोटिंग पूरी नहीं होती, वहां पर रहकर मत पेटियों को, जो भी मशीन है ईवीएम को, उसके स्थान तक पहुंचाने का काम करेगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लाल कुआं में ईद उल फितर पर्व क्षेत्र में हंसी खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी है। सुबह से ही क्षेत्र की जामा मस्जिद और रोशन मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने शहर इमाम के समक्ष ईद की नमाज अदा की। जामा मस्जिद में देश की तरक्की, अमन, एकता और भाईचारे के साथ ही सभी ने नेक राह पर चलने की दुआएं मांगी। वहीं रोशन मस्जिद में फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं मांगी गईं। इस दौरान रोशन मस्जिद के इमाम की आंखें नम हो गई। सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल और पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। दोनों मस्जिदों के रास्ते में खड़े क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने भी मस्जिद से लौट रहे मुस्लिम भाइयों को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी। लाल कुआं के आवाम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह, शुरू रमज़ान से लेकर आखिरी रमज़ान तक हम सब ने बड़े सुकून और अदब के साथ तरावी पढ़ी हैं और हमने रोज़े रखे हैं। माशाअल्लाह, हर इंसान ने इसमें खुशी खुशी नमाज़ पढ़ी, चाहे वो जामा मस्जिद हो या रोशन मस्जिद हो। माशाअल्लाह, पूरे शहर के अंदर पूरे रमज़ान सुकून का माहौल रहा, अमन अच्छी तरीके से रहा, किसी तरीके की कोई बात नहीं हुई। और माशाल्लाह दोनों मस्जिदों में टाइम से अज़ान भी हुई, दोनों मस्जिदों में टाइम से सहरी भी जगाई गई, किसी तरीके की कोई हमें परेशानी नहीं आई। और आज माशाल्लाह ईद उल फितर का दिन है, हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट है, खुशी का दिन। अब बात करेंगे अगली खबर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड में दूसरा चुनावी दौरा है। ऋषिकेश के IDPL मैदान में ये दौरा हुआ, जहां उन्होंने अपने विकास कार्यों व नीतियों का बखान किया। वहीं कांग्रेस ने उन्हें अंकिता भंडारी मामले पर घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उसी ऋषिकेश में चुनावी रैली कर रहे हैं जहां उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस पर एक शब्द तक नहीं कहा है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अंकिता भंडारी हत्या पर एक शब्द तक नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व से ही भाजपा इससे बचती आई है और इसके चलते प्रधानमंत्री भी इस पर चुप्पी साधे नजर आए। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ऋषिकेश में आए, स्वागत है उनका, लेकिन वो भावुक क्षण जिसमें हमारे उत्तराखंड के बेटी के साथ अन्याय अत्याचार व उसकी हत्या की गई, प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता होती तो पहले उनके प्रति 2 शब्द कहते, क्या श्रद्धांजलि के ही देते। लेकिन चूंकि उससे पूरी बीजेपी बच रही है, शायद बीजेपी के नेता कहीं फंसते जा रहे हैं, इसलिए उसमें इंक्वायरी नहीं कर रही है। यह कलंक उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश पे है। जैसे मणिपुर में हुआ, जैसे
जंतर मंतर पर हुआ और उत्तराखंड ने तो बिल्कुल कलंकित कर दिया। तो इसीलिए मोदी से ज़्यादा अपेक्षा हम नहीं कर सकते। वो केवल अपने मन की बात करते, जनता के मन की बात नहीं करेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा परिसर में भारत विकास परिषद के बैनर तले खालसा पंथ के स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 40 से अधिक लोगों ने स्वैच्छिक रूप से रक्तदान में हिस्सा लिया। वहीं भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां समय समय पर परिषद द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। साथ ही गरीब तबके के लोगों की मदद भी परिषद द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। आज के कार्यक्रम में 60 से अधिक यूनिट कलेक्शन का लक्ष्य रखा गया था और लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही 40 लोगों ने रक्तदान शिविर में हिस्सा लेकर ब्लड डोनेट किया है। रक्तदान शिविर हल्द्वानी के स्वर्गीय बाल किशन देव की जोशी चैरिटेबल ब्लड बैंक के चिकित्सकों की देखरेख में लगाया गया। भारत विकास परिषद शाखा लालकुआ द्वारा खालसा साधना दिवस के उपलक्ष्य में लालकुआ शाखा ने गुरुद्वारा परिसर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें करीब 40 यूनिट रक्त इस समय रक्तदाताओं ने दे चुके हैं और 2-2:30 बजे तक का समय है और अभी संख्या अभी आने पर ही है। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिवस है। हमारे दशम पिता दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जो आज खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, आज के दिन खालसा स्थापना दिवस साधना दिवस के उपलक्ष्य में आज भारत विकास परिषद के सहयोग से और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से यहाँ गुरुद्वारा परिसर में आज जो हमने ब्लड कैंप लगाया है। में हमारा मेन जो पॉइंट था 60 से ऊपर का ही था, लेकिन जहाँ तक हमने कोशिश करी है, हमारे मेंबर अभी पूरे आए नहीं हैं और हम अभी वेट कर रहे हैं। 2:30 बजे तक का टाइम दे रखा है सबको और मेरी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपना रक्त दें। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी जनसभा में 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा। प्रदेश कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को पहले रामनगर फिर रुड़की में दोनों संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभिन्न नेताओं को रैली प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें प्रदेश के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। 13 अप्रैल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी पौड़ी संसदीय क्षेत्र के रामनगर विधानसभा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी और शाम को 3 बजे रुड़की में, हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में रुड़की में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। 2 जनसभाएं उत्तराखंड में प्रियंका गांधी जी की हैं। पहली पौड़ी संसदीय क्षेत्र के रामनगर में, दूसरी हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के रुड़की में। और प्रियंका जी के साथ हमारे प्रदेश के वरिष्ठतम नेतागण हरीश रावत जी, यशपाल आर्य जी, करण मेहरा जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी और अन्य वरिष्ठ नेतागण इन बैठकों में सम्मिलित रहेंगे। हमारा प्रयास है कि दोनों सभाओं में 1 लाख तक की भीड़ जुटाने का प्रयास कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता रामनगर और रुड़की में जुड़ेंगे। तमाम 5 लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता दोनों जनसभाओं में एकत्र होंगे। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राज्य के सभी जनपदों में घर घर में जाकर पोस्टर बैलेट के माध्यम से पहले चरण के मतदान की कार्रवाई आज पूरी होगी। अभी तक 85 वर्ष से अधिक 9,993 मतदाताओं में से 8,680 ने मतदान कर लिया है, जबकि 2,899 दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं में से 2,595 दिव्यांग मतदाताओं ने अभी तक अपना मतदान कर लिया है। घर घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 2024 तक पूरी कर ली जाएगी। देखिए, निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुक्रम में सभी जनपदों में जो 85 ईयर से अधिक के मतदाता थे और जो दिव्यांग श्रेणी के मतदाता थे, उनके घर से मतदान के लिए
डाक मतपत्र प्रेषित किए गए। उनके द्वारा जो प्रथम चरण का मतदान का कार्रवाई था वो 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में संपन्न किया जा रहा था। उसके अनुसार 9,993 जो 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता थे जिनको घर से मतदान की सुविधा दी गई थी, उसमें से 8,680 व्यक्तियों के द्वारा मतदान पूर्ण किया जा चुका है। अब बात करते हैं अगली खबर की। खबर विकासनगर से है, जहां ईद उल फितर मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद खास माना जाता है। 30 दिन के होने वाले रोजे यानी रमजान के बाद मनाई जाने वाली ईद उल फितर का मुस्लिम समुदाय को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। तमाम ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ने के बाद सभी एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई देते हैं और अपने रिश्तेदारों व दोस्तों के घर जाकर एक दूसरे को तोहफे और मिठाइयाँ भी देते हैं, जिसके चलते विकासनगर अंतर्गत हरबटपुर, कुल्हाड़, ढकरानी, जीवनगढ़ और नवाबगढ़ आदि क्षेत्रों की ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा के बीते 10 वर्षों के दौरान विकास कार्यों का उल्लेख किया। साथ ही कहा कि इन 10 वर्षों में 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। इसी पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि देश में मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए मोहताज कर दिया है। बेरोजगारी देश में चरम पर है। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, सत्ता में है, वहां पर महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हुई है वो पूरा जग जाहिर है। मणिपुर खुली आंखों से देखिए ना, आंखों में पट्टी बांध करके देखेंगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन मणिपुर में जिस प्रकार का विभत्स काम हुआ है, प्रधानमंत्री जी के मुंह से 2 शब्द नहीं फूटे। उत्तराखंड में उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी का इतना बड़ा मसला है, उस मसले पर प्रधानमंत्री जी तमाम दुनिया भर की बातें करते हैं, 2-2 पेज का इंटरव्यू देते हैं, अंकिता भंडारी के बारे में एक शब्द नहीं बोलते। इससे ज़्यादा अब त्रिवेंद्र जी को दिख रहा हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन न उत्तराखंड की जनता को दिख रहा है न देश की जनता को दिख रहा है, और देश की जनता इसका जवाब देगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। नैनीताल के डीएसए मैदान में सौहार्दपूर्ण माहौल में ईद की नमाज अदा की गई। रमजान का पाक माह पूरा होने के अवसर पर डीएसए मैदान में हजारों की संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा की। जामा मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। नैनीताल जामा मस्जिद के इमाम का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दूसरे धर्मों के लोगों के साथ आपस में सौहार्द के साथ रहने की दुआ की है। प्रांत और शहर के अमन चैन के लिए दुआ मांगी है। इस दौरान लोगों ने आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद के पर्व की बधाई दी और एक दूसरे में खुशियां बांटी। कौन आदमी मुल्क के हक में बेहतर है तो हर आदमी को अपनी राय देने का हक है। लिहाजा यही पैगाम और मैसेज दिया गया है कि जो आदमी मुल्क के लिए, मुल्क की आवाम के लिए और यहाँ की हर एक चीज़ के लिए जो आदमी फ़ायदेमंद हो, हर एक के बारे में सोचता हो, गोया कि चूँकि उस आदमी को हम चुन के जो आगे भेजेंगे वो हम सबका खादिम और नौकर कहलाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इस बात को इरशाद भी फरमाया, सय्यदुल कौमी खादिमुहुम, कौम का जो सरबराह होता है, सरदार जो होता है, वो उन सब का खादिम होता है। इसलिए की जिम्मेदारियाँ उस आदमी के ऊपर आयद होती है। अब उन सब का ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर ऐसा आदमी नज़र में कोई होता है, हाँ, कि वो आवाम के जो हुकूक होते हैं, जो सरकारी ख़जाने से जो माल आवाम के लिए आता है, जो फैसिलिटीज़ होती है, अगर वो हुकूक उन तक पहुँचाए बगैर बेईमानी के, अमानत और सदाकत के साथ में, तो पैगाम तो ये है कि ऐसे आदमी को चुन करके आगे भेजा जाए ताकि आवाम का भला हो। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए कि न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।